IIT 2020 Advanced Physics Paper 2 question number 7. A beaker of radius r is filled with water, refractive index 4 by 3, up to a height h as shown in the figure on the left. The beaker is kept on a horizontal table, rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in the height of water level at the center and at the circumference of the beaker is small h. Small h is very much less than capital H. Small h is very much less than small r, as shown in the figure on the right. Take this surface to be approximately spherical with a radius of curvature r. Which of the following is r correct? G is the acceleration due to gravity. तो इसमें एक हमें r का वैल्यू बताना है और एक अपैरेंट डेप्थ बतानी है। तो करते हैं इसको। देखिए पहले तो बीकर ऐसे था और वाटर इसमें फिल्ड अप था। अप टू ए हाइट h। बाद में जब हमने इसको रोटेट करा दिया तो ये सरफेस हो गया कुछ ऐसा। अब सेंटर पार्ट और सर्कमफ्रेंस जो है इसके बीच में स्मॉल h का डिफरेंस आ गया और ये भी गिवन है कि ये सरफेस अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल है। ये वाली हाइट है स्मॉल h। ये भी बात है कि जो बीकर का रेडियस है वो स्मॉल r है। तो ऐसा एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है r स्मॉल r और ये वाली साइड हो जाएगी r माइनस h। अब इस पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पर यू गेट r माइनस h का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2rh प्लस स्मॉल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। इसे कर दो कैंसिल आउट तो 2rh इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और ये आपको पहला आंसर तो आ जाएगा। यहाँ पर हमसे r पूछा गया था तो r हो जाएगा h स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2h और इससे करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। एक तो ए करेक्ट आंसर है। सेकेंडली जो हमसे पूछा जा रहा है अपैरेंट डेप्थ, तो अपैरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा है कि आप रिफ्रैक्शन कंसिडर करें। आप माने कि रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम वाटर टू एयर। अब यहाँ से कोई लाइट रे चलती है और वाटर से एयर में जाती है तो पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मान लें और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान लें और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको हम मान लें कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो u की वैल्यू ये हो गई और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं
म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो 4 बाई, जब म्यू टू तो 1 है तो 1 बाई वी माइनस 4 बाई 3 अपॉन माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज 1 माइनस 4 बाई 3 अपॉन माइनस आर। तो 1 बाई वी प्लस 4 बाई 3 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज 1 बाई 3 आर। और इससे आ जाएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 3 आर माइनस 4 बाई 3 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और इसको आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 बाई 3 आर माइनस 4 बाई 3 एच। ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच को अप्रोक्सीमेटली एच ही माना जा सकता है। तो 1 बाई वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 बाई 3 एच को ले लिया कॉमन, तो माइनस 4 बाई 3 एच कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बॉटम में आर होना है और ये एच हो गया। ये हो गया एच। एक मिनट, फोर बाई 3 एच को कॉमन लिया है तो 3 बाहर चला गया। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 4 आर। इस तरह से बनेगा। अब ध्यान से देखें कि जो आर हमने कैलकुलेट किया था, आर कैलकुलेट किया था हमने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2h, ये कैलकुलेट किया था। और बिकॉज एच आर से बहुत कम है तो आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2h। तो 1 बाई वी हो जाएगा माइनस 4 बाई 3h 1 माइनस h बाई 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2h। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और 1 बाई वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 बाई 3h 1 माइनस स्मॉल h इंटू कैपिटल H बाई 2 आर स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान दें आप, क्योंकि इसका रोटेशन हो रहा है और सेंटर पॉइंट और सरकमफेरेंस के बीच में हाइट का जो डिफरेंस है वो h है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर P नॉट है, सेंटर पे भी प्रेशर P नॉट है और यहाँ पे प्रेशर को हम मान लें P और ये दूरी है R। और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि P माइनस P नॉट अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो रो जी एच है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो रो बाई 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कि h बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, और ये आ जाएगा -4/3h 1 माइनस स्मॉल h बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अब हम लिख रहे हैं, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर h बाई 4g। और अब अगर आप v का वैल्यू लिख दें तो v इज -3h/4 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर h बाई 4g। अब यदि आप अपैरेंट डेप्थ की बात करें तो अपैरेंट डेप्थ का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो हो जाएगा 3h/4 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर h बाई 4g। ठीक है जी। तो अब अगर हम ऑप्शन देखना स्टार्ट करें और आंसर जो है वो 3h/4 के आसपास है, तो अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर इज क्लोज टू, क्योंकि क्लोज टू की बात कह रहा है तो इसलिए हम लोग आंसर चूज कर सकते हैं डी, और ए और डी इसके करेक्ट आंसर माने जा सकते हैं। ठीक है जी। ए स्टूडेंट स्केट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। A student skates up a ramp that makes an angle 30 degrees with the horizontal. He starts as shown in the figure at the bottom of the ramp with speed v0 and wants to turn around over a semicircular path xyz of radius r, during which he reaches a maximum height small h at point y from the ground as shown in the figure. Assume that the energy loss is negligible and the force required for the turn at the highest point is provided by his her weight only. देन जी इज इक्वल टू, अब देखिए एक बात ये है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड को हम v मान लें तो ये कह रहा है कि जो टर्न के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है यानी कि mv²/r वो सिर्फ इसके वेट की वजह से आ रही है, और वेट का कंपोनेंट क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर, इट विल बी mg sin 30। तो v² की वैल्यू क्या हो गई, gr/2, v² की वैल्यू आ गई gr/2। अब यदि हाईएस्ट पॉइंट और जहाँ से प्रोजेक्ट किया था इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दें तो हाफ m v0² इज mgh प्लस हाफ mv², तो हाफ m gr/2, और इससे आपको मिलता है ये रिजल्ट कि v0² माइनस 2gh इज हाफ gr। और ये रिजल्ट अगर हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फिर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो, जीरो तो नहीं होगी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। तो पॉइंट एक्स और जेड पे ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड भी सबसे ज़्यादा होगी, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए और डी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मोशन ऑन ए वर्टिकल सर्किल, उसी को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है ना, ये उसी का क्या है, मॉडिफिकेशन है। और इसमें बस इतनी बात है कि क्योंकि एक इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, जी की इफेक्टिव वैल्यू आपको g/2 ले लेनी है। बाकी इट इज सिमिलर टू मोशन ऑन ए वर्टिकल सर्किल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहा है कि a rod of mass m and length L pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of the same mass moving at a speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm then. अब देखिए इसमें ऐसा है, हमें क्या क्या चेक करना है एक बार ये भी देख लेते हैं। हमें ओमेगा की वैल्यू देखनी है एक्स के टर्म्स में, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। फिर एक्स की किस वैल्यू पर मैक्सिमम ओमेगा आएगा वो देखना है, और ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो ये तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। देखिए ये रॉड ऐसे हैंग कर रहा है और ये पार्टिकल आ रहा है, ये आता है और उसको v की स्पीड से हिट करता है। रॉड की लेंथ l है और जहाँ पे हिट कर रहा है ये दूरी x है। हिट करने के बाद क्या होगा, ये पूरा सिस्टम जो है, मान लो पार्टिकल ने यहाँ पे हिट किया, ये पूरा सिस्टम आ जाएगा रोटेशन में। ठीक है जी। और क्योंकि ये दूरी x है तो पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का ml²/3 और पार्टिकल का mx²। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें यदि, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, तो ये तो आप कह सकते हैं कि mvx इज इक्वल टू ml²/3 प्लस x² इंटू ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 3vx अपॉन l² प्लस 3x²। अब यदि हम डी ओमेगा बाई डी एक्स करें, अच्छा देखो यहाँ पर एक तो ये बात हो गई कि जो ऑप्शन ए है वो पहले ही करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम ओमेगा कहाँ पे मिलेगा, यदि आप डी ओमेगा बाई डी एक्स करें l² प्लस 3x² डी बाई डी एक्स ऑफ 3vx माइनस 3vx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ l² प्लस 3x² डिवाइडेड बाई l² प्लस x² का होल स्क्वायर। तो इससे आपको
डी ओमेगा बाई डी एक्स मिलेगा एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3b माइनस 3bx इंटू 6x डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। अब इसको आप देखें अगर तो 3b एल स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर v माइनस 18b एक्स स्क्वायर इज 0, और इससे xm की वैल्यू आ जाएगी L/√3। यह है वैल्यू ऑफ x for which we get मैक्सिमम ओमेगा, और ओमेगा मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, अब ओमेगा मैक्सिमम भी हो जाएगा 3b इंटू L/√3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 3 L/√3 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी √3b बाई 2l। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे करेक्ट आंसर जो हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ए सी डी आर करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये कह रहा है इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट कैरिंग करंट I हिट अ टारगेट at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting in emission of continuous and characteristic X-rays. If the filament current I is decreased to I/2, the potential difference V is increased to 2V, and the separation D is reduced to D/2. Then, number 1, the cutoff wavelength will reduce to half, and the wavelength of the characteristic X-rays will remain the same. देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, तो ये तो क्या है, ये तो है प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। तो इस पर तो एनोड वोल्टेज को कम ज़्यादा करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब बात करें कट ऑफ वेवलेंथ की, तो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है St/λ0 इज Eb0। और अब आपने किया ये कि वोल्टेज को डबल कर दिया, St/λ0 डैश हो जाएगा E इंटू 2V0। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है, यदि आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो λ0 डैश बाई λ0 विल बी हाफ, तो कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ। तो एक तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए हो गया। दूसरा, क्योंकि आपने फिलामेंट के करंट को कम कर दिया है, तो फिलामेंट के करंट को आपने क्योंकि कम कर दिया है, तो इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज, और एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये ए और सी है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना।
ये बात है, क्योंकि देखिए जब आप जो इंटेंसिटी वाली बात है ना, जब आप फिलामेंट के करंट को कम कर देंगे तो फिलामेंट से जो थर्मियोनिक एमिशन होता है, तो नंबर ऑफ थर्मल जो थर्मियोनिक एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो थर्मियोनिक एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, और उसके नंबर के कम होने से क्या होगा, टारगेट पे जो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे होंगे उनका भी नंबर कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं टारगेट से उनका नंबर भी कम हो जाएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। तो ए और सी आर द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting masses strings of same length. At equilibrium, the angle between the strings is alpha. The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and dielectric constant 21. If the angle between the strings remains the same after the immersion, then electric force between the spheres remains unchanged. B. The electric force between the spheres reduces. C. Mass density of the spheres is 840 kg per meter cube. D. The tension in the strings holding the spheres remains unchanged. अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी एक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें उन्हीं का मॉडिफिकेशन है। इस तरह का क्वेश्चन इरडो में भी दे रखा है, एस.टी. वर्मा की बुक में भी दे रखा है, पहले आईआईटी में आ भी चुका है। तो ये थोड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा है कि दो बॉल्स एयर में ऐसे सस्पेंडेड है, और जो स्ट्रिंग्स हैं इनके बीच का एंगल है α/2 और α/2। अब होगा ये कि इन पे लग रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ F, एक्ट कर रही होगी टेंशन T, और एक्ट कर रहा होगा वेट mg। फिर बाद में क्या हुआ, आपने इनको डिप कर दिया किसी लिक्विड में। तो जब लिक्विड में आपने डिप किया, ये क्वेश्चन दे रहा है आपको कि एंगल अल्फा में चेंज नहीं आया। अब अगर एंगल अल्फा में चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये है कि अभी भी इनके स्ट्रिंग, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। और जब इस सेपरेशन में कोई फर्क नहीं आया है, तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किससे गवर्न होती है, कूलम्ब लॉ से। अगर इस दूरी को हम x मान लें, ये दूरी अभी भी x है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो इतनी ही रहनी है कि q²/x², इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो एक तो करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के अनचेंज्ड होने का ये मतलब तो नहीं है कि नेट फोर्स ऑन द चार्जेस चेंज नहीं करेगी। जो चार्जेस पे लगने वाली नेट फोर्स होगी ऑब्वियसली वो तो कम हो गई होगी, और वो फोर्स है मान लो F डैश। तो F डैश होगा F/21। ऐसा इसलिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का 21 हमें प्रॉब्लम में दे रखा है। अब ये एंगल अभी भी α/2 है, ठीक। अब किसी भी एक बॉल पे बात करें तो एक तो फोर्स लग रही होगी mg और दूसरा फोर्स लग रहा होगा अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हो गई स्फीयर की वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 800 मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये आपका हो गया अपथ्रस्ट। और नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है एम जी माइनस यू, एम जी माइनस यू की वैल्यू हो जाएगी एम जी 1 - 800 बाई रो। और अब मान लीजिए कि टेंशन है टी डैश। तो देखिए पहले क्या था कि टेंशन टी ऐसे लग रही थी, एम जी ऐसे लग रहा था और एफ ऐसे लग रहा था। ये एंगल अल्फा बाई 2 था। और बाद में ये एंगल है अल्फा बाई 2, ये है एफ बाई 21 और डाउनवर्ड फोर्स है एम जी 1 - 800 बाई रो। तो पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी कि टी साइन अल्फा बाई 2 इज एफ एंड टी कॉस अल्फा बाई 2 इज एम जी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है टी साइन अल्फा बाई 2 इज एफ बाई 21। टेंशन भी चेंज हो गई है, टेंशन हो गई है टी डैश, और टी डैश कॉस अल्फा बाई 2 इज एम जी 1 - 800 बाई रो। अब यदि आप रेशियो ले लें तो tan अल्फा बाई 2 मिलेगा आपको एफ बाई एम जी एक तरफ, और सेकंड इक्वेशन में मिलेगा आपको एफ बाई 21 एम जी 1 - 800 बाई रो। तो ये तो सॉल्व करने वाली बात है, ये पूरा कैंसिल ही हो जाना है, ठीक है। तो 1 - 800 बाई रो आ गया 1/21, यानी कि 800 बाई रो इज 1 - 1/21। 800 बाई रो is 20/21, and this implies rho is equal to 21 into 40. It is 8040 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आ गया। और अब हम ऑप्शंस को यदि देखें तो हमें ऑप्शन दे रखे थे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, ये करेक्ट है, ठीक है। मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 kg पर मीटर क्यूब, ये भी करेक्ट है। एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, इसको ठीक कर देते हैं। 21 इंटू 40 जो है ये होगा 840 kg पर मीटर क्यूब। तो ये मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लें आप लोग, ये ठीक कर लें, ठीक है जी। 21 इंटू 40 क्या होगा 840 kg, और यूनिट होगा kg पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन जो सी है वो भी करेक्ट है और ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल दो ही करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं, ए और सी। टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो तो चेंज होनी ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। फाइनली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Starting at time t equal to 0 from the origin with a speed 1 meter per second, a particle follows
a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related by the equation y equal to x square by 2. The x and y components of its acceleration are denoted by ax and ay respectively. Then ax equal to 1 meter per second square implies that when the particle is at the origin, ay equal to 1 meter per second square. B. Ax equal to 0 implies ay equal to 1 meter per second square at all times. C. At t equal to 0, the particle's velocity points in the x direction. D. Ax equal to 0 implies that at t equal to 1 second, the angle between the particle's velocity and the x-axis is 45 degree. तो इसको चेक कर लेते हैं चारों चीज़ों को। सबसे पहली बात तो इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 12 में कि हमें इसका पाथ गिवन है और पाथ जो है क्या है, पाथ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक्स स्क्वायर इज 4 इंटू हाफ इंटू वाई। ये कितने कंपेरेबल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये एक पैराबोला है ग्राफ, यानी कि जो पाथ है पार्टिकल का वो पैराबोलिक पाथ है। तो पार्टिकल का पाथ अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो इस तरह का है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, तो ये भी क्लियर है कि ऑरिजिन पे जब वो होगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो एक्स के अलोंग ही रहेगी। ये बात एकदम क्लियर है। फिर क्योंकि y है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो किसी भी समय dy बाई डी टी जो कि है वेलोसिटी अलोंग y, इसको आप कह सकते हो हाफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हाफ टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी एक्स। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो मिल रहा है वो तो ये है कि वी वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स। अब जो ये इक्वेशन है वी वाई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी इंटू वी एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। तो ए वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करना शुरू करें तो ऑप्शन ए क्या था कि एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इम्प्लाइज कि एट ऑरिजिन ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक बात तो क्लियर ही है जो कि पहले ही हमने बता दी कि ऑरिजिन पर वी वाई की वैल्यू 0 है और सारी वेलोसिटी जो है वो एक्स के अलोंग ही है, तो v इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब ऑरिजिन पे ये भी बात है कि x भी 0 होता है, तो क्योंकि x भी 0 है तो ए वाई कितना हो जाएगा, सिर्फ वी एक्स स्क्वायर के बराबर, एंड देयरफॉर ए वाई की वैल्यू आ जाएगी
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि AF इक्वल टू 0 implies कि AY इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम। अब इसमें भाई बात ये है कि जब हम AF को 0 कर देंगे, यानी कि F के अलॉन्ग जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। तो Vx तो अब हर समय बनी रहेगा, और AY क्या हो जाएगा, Vx स्क्वायर, देयरफॉर AY विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलवेज। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन सी की बात करें तो सी क्या कह रहा है, at t equal to 0 the particle's velocity points in the x direction। ये कह रहा है कि b is equal to bx। तो ये तो है ही भाई, इसका पाथ कैसा है, इसका जो पाथ है एक पैराबोला इस तरह का। और वेलोसिटी के बारे में आप जानते हो कि वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे था, तो इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू x रहेगी ही, तो सी करेक्ट हो जाएगा। फाइनली डी। AF is equal to 0 implies that at t equal to 1 second the angle between the particle velocity and x axis is 45 degree। अब देखिए बात ऐसी है कि AF is equal to 0, this implies कि Vx तो 1 मीटर पर सेकंड रहेगा ही, और AY की वैल्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, जैसा कि हमने पता लगाया था ऑप्शन बी में। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे Vy कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। तो x के अलॉन्ग वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, y के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो जो नेट वेलोसिटी होगी नेट वेलोसिटी जो होगी इसका वैल्यू आ जाएगा √2 मीटर पर सेकंड। और ये भी क्लियर है कि इसका एंगल जो बनेगा वो x के साथ 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन डी भी यहाँ करेक्ट हो गया, और इस प्रॉब्लम में ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है। थैंक यू।